पागल इंसान के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी भी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पागल के बारे में बताया गया कि पागल किसको बोलते हैं। लुनेसी, इडियसी और ड्रंकनेस। ड्रंकनेस किसको बोलते हैं? पियक्कर, जो नशे की हालत में होता है उसको हम लोग ड्रंकनेस बोलते हैं। एक है इडियसी। इडियसी बोलते हैं मतलब जो पूरे तरीके से पागल है। इडियट को बुलाया जाता है, हम लोग इडियट बहुत वर्ड यूज करते हैं लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता। इडियट उस बंदे को बुलाया जाता है जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो 100% पूरा का पूरा पागल है। जैसे तेरे नाम। वैसे उस पर्सन को बुलाया जाता है जो कुछ वक्त के लिए पागल होता है फिर ठीक हो जाता है। अपरिचित मूवी हम लोग देखे थे, गजनी मूवी देखे, उसमें जो कैरेक्टर है वो लुनेटिक, हमको वो प्लॉट लेना है, किसी भी कीमत पे हमको वो प्लॉट लेना है। मैंने क्या किया, तुम्हारे एक घर के फैमिली मेंबर को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लॉट मुझको सेल कर दो वरना मैं हेलो फ्रेंड्स, इस नवाज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पढ़ा था। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्स होता है लॉ के जरिए। उससे पहले हम लोगों ने ये सीखा था कि एग्रीमेंट किसको बोलते हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एक पार्टी कि सेकेंड पार्टी को प्रपोजल देगा या ऑफर देगा और सेकेंड पार्टी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होने के बाद वो चीज़ बनेगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर कमर्शियल रहा, एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट और एक होता है नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट कमर्शियल है जिसमें बिजनेस का लेन देन के बात है, जिसमें ट्रेड है, जिसमें कॉमर्स है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट कमर्शियल रहा तो फिर उसमें लॉ इन्फोर्स कर सकता है। और अगर एग्रीमेंट कमर्शियल नहीं रहा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में मूवी देखने का कि मैं आप लोगों को मूवी दिखाने लेकर जाऊंगा, तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो ऑफर मैंने आप लोगों को दिया और आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये जो एग्रीमेंट बना, ये एग्रीमेंट नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट है। तो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट में क्या लॉ इन्फोर्स कर सकता है, क्या मेरे मूवी नहीं दिखाने पर लॉ या आप केस कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट पे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमर्स का पार्ट नहीं आता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स कर सकता हो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज जरूरी होता है? एक है एग्रीमेंट का होना और दूसरा है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होना। ठीक है, लॉ के जरिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीमेंट किसको बोलते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रोमिसेस और सेट्स ऑफ प्रोमिसेस, सारा प्रॉमिस जो एक से ज्यादा लोग के साथ करते हैं उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। वो कमर्शियल भी हो सकता है और नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। अगर वो कमर्शियल रहा तो लॉ इसमें इन्फोर्स करेगा और लॉ इन्फोर्स करेगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है? पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देगा, सेकेंड पार्टी या नंबर ऑफ पार्टीज जो हैं वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो एग्रीमेंट बनेगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो क्या एग्रीमेंट बनेगा? और अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि एग्रीमेंट बनाना। वो एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। उसके बाद है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें हम लोग क्या देखना है कि एक पार्टी या नंबर ऑफ पार्टीज जो कि ऑफर दे रहे हैं और सेकेंड पार्टी या नंबर ऑफ पार्टीज जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनका इंटेंशन क्या है? क्या वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है या वही ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है? मतलब ये है
कि हम तुमको मूवी दिखाने लेके जाएंगे, तो क्या इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप बना? हम फ्रेंड समझ के मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्या इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप बन रहा है? नहीं बन रहा है। एक और एग्जांपल हम लास्ट क्लास में दिए थे कि हम अपना हाउस तुमको सेल करेंगे, तो अगर हम अपना हाउस सेल तुमको कर रहे हैं तो क्या इसमें लीगल रिलेशनशिप बन रहा है बायर और सेलर का? बायर और सेलर का रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप है। तो वही बात बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों पार्टीज या जितने भी नंबर्स ऑफ पार्टीज हैं उनका आपस में लीगल रिलेशनशिप बनना चाहिए। अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। नंबर 3 था लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बदले में कोई चीज लेना। पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हम लोग ने क्या देखा था कि लोग आपस में लेन देन करते थे, जब भी ट्रांजैक्शन करते थे तो वो मनी से नहीं करते थे, क्योंकि जब मनी का इन्वेंशन नहीं था तो वो लोग सामान के बदले सामान दिया करते थे। तो सामान के बदले सामान देने को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते थे उस वक्त। तो सामान के बदले सामान मिलता था। तो किसी चीज के बदले जब कोई चीज मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम सब्जी खरीदने गए, तुमने सब्जी वाले को क्या दिया? पैसा दिया। और सब्जी वाले ने तुमको क्या दिया? तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? सब्जी हुआ। सब्जी वाले के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? मनी हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी चीज के बदले कोई चीज मिल रहा है। सब्जी वाले को सब्जी देने के बदले क्या मिला? पैसा। तो पैसा उसके लिए कंसिडरेशन है। मुझको पैसा देने के बाद क्या मिला? सब्जी। तो सब्जी मेरे लिए कंसिडरेशन है। अब कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अब सर क्लियर नहीं हो रहा, सब्जी लॉफुल कैसे होगा, पैसा लॉफुल कैसे होगा? देखो, हो सकता है कि बार्टर सिस्टम के हिसाब से किसी काम के बदले कुछ मिल रहा है और वो चीज़ जो मिल रहा है मुझको वो अनलॉफुल चीज़ है। जैसे कोई मुझको बोल रहा है कि सर आप पढ़ाइए, मैं आपको 20 बैग ड्रग्स दे दूंगा, तो क्या ड्रग्स लेना लॉफुल है? नहीं। तो उसी तरीके से कोई हमको बोल रहा है कि सर आप पढ़ाइए, आपको इसके बदले हम AK-47 देंगे, तो क्या AK-47 मेरे लिए लॉफुल रहेगा? नहीं रहेगा। तो कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसका लॉ परमिशन दे रहा है। अगर कोई भी चीज़ ऐसा आपको मिल रहा है किसी चीज़ के बदले में जिसका लॉ परमिशन नहीं देता, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनका कैपेसिटी होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हों। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे सोचते हैं पहले कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बच्चे मतलब बिलो 18, माइनर। तो हम लोग माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और कौन से लोग हैं जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? सेकेंड वन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना। तो जो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, जो लोग कंगाल हो जाएंगे, हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ बोलता है कि बैंकरप्ट इंसान के साथ आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। अब मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे तो सब बोल देगा हम बैंकरप्ट है, किसी के पास भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करने के बाद वो खुद को बोल देगा सर हम बैंकरप्ट है, हम कुछ नहीं दे सकते। तो बैंकरप्ट कैसे होता है या कंगाल या इंसॉल्वेंट कैसे होता है? अगर कोर्ट डिक्लेयर कर रहा है किसी पर्सन को कि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है तो ही वो इंसॉल्वेंट होगा, उसके खुद के बोलने से कुछ नहीं होता। सो कोर्ट डिक्लेयर करेगा इंसॉल्वेंट है तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। नंबर 3 था एलियन एनिमी। एलियन एनिमी कौन से लोग होते हैं? जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, तो इंडिया के जितने भी एनिमी कंट्रीज हैं, जैसे हम लोग मानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना इंडिया के एनिमी कंट्री है, तो इन लोगों के सिटीजन के साथ इंडिया का कोई भी सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोग को एलियन एनिमी माना जाता है। मतलब ऐसा दुश्मन जो कि दूसरे कंट्री से आए हुए हैं। और लास्ट था इस कैपेसिटी के पॉइंट में कि अनसाउंड माइंड, मतलब कि पागल इंसान। पागल इंसान के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी भी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा।
अब यहाँ पे पागल के बारे में बताया गया कि पागल किसको बोलते हैं। अब माइंड में आएगा कि सर इंसॉल्वेंट आप बता दिए कि कोर्ट डिक्लेयर करेगा, माइनर को तो पता चल जाएगा उसके डॉक्यूमेंट से, एलियन भी पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट से। अब पागल समझ में कैसे आएगा? अब कैसे समझ में आएगा जिससे आप कॉन्टैक्ट करे वो पागल है, अगर वो पागल वाला हरकत नहीं कर रहा है? तो लॉ यहाँ पे क्लियर बताया है 3 बात, यूनासी, एडियसी और ड्रंकनेस। ड्रंकनेस किसको बोलते हैं? पियक्कर, जो नशे की हालत में होता है उसको हम लोग ड्रंकनेस बोलते हैं। तो ऐसा इंसान जो नशे की हालत में है उसके साथ लॉ बोलता है कि हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट करने से कांटेक्ट वैलिड नहीं रहता है। एक है इडियसी। इडियसी बोलते हैं मतलब जो पूरे तरीके से पागल है, इडियट को बुलाया जाता है। हम लोग इडियट बहुत वर्ड यूज करते हैं लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता। इडियट उस बंदे को बुलाया जाता है जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो 100% पूरा का पूरा पागल है, जैसे तेरे नाम। और लास्ट है लुनासी। लुनासी उस पर्सन को बोला जाता है जो कुछ वक्त के लिए पागल होता है फिर ठीक हो जाता है। अपरिचित मूवी हम लोग देखे थे, गजनी मूवी देखे, उसमें जो कैरेक्टर है वो लुनाटिक पर्सन है, मतलब कि वो कुछ पल के लिए पागल होता है फिर ठीक हो जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मिर्गी का बीमारी बोलते हैं। मतलब कुछ देर के लिए आया फिर चला गया। ठीक है, तो लुनाटिक समझ में आया कि लुनाटिक क्या है? ऐसा इंसान जो कि कुछ वक्त के लिए पागल होता है फिर ठीक हो जाता है। तो उसके साथ भी हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते। कोई शराबी है, नशेड़ी है, उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। और इडियट पर्सन जो कि पूरे तरीके से पागल है उसके साथ भी हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है राजी होना, मतलब कि हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो अपने कंसेंट से, अपने मर्जी से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब वो फ्री तौर पे राजी नहीं है, तो वो कांटेक्ट वैलिड नहीं होगा। फ्री तरीके से राजी कैसे हुआ जाता है? देखो, हो सकता है कि तुम्हारे पास एक प्लॉट है, एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट को हमको खरीदना है। हम तुमसे कांटेक्ट किए कि हमको वो प्लॉट खरीदना है। उस प्लॉट का तुम कुछ अमाउंट फिक्स किए हो, हम वो अमाउंट देने के लिए रेडी हैं, लेकिन तुमको अब मन नहीं है उस प्लॉट को बेचने का। तो तुम क्या कर रहे हो? हमको रिफ्यूज़ कर गए कि सर हमको प्लॉट नहीं बेचना, हमको वो प्लॉट लेना है, किसी भी कीमत पे हमको वो प्लॉट लेना है। मैंने क्या किया? तुम्हारे एक घर के फैमिली मेम्बर को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लॉट मुझको सेल कर दो वरना मैं फिनिश। तो इस केस में क्या हो रहा है कि तुम प्लॉट सेल करने के लिए रेडी हो गए। जैसे ही तुम प्लॉट सेल करने के लिए रेडी हुए, क्या तुम्हारा जो कंसेंट था वो फ्री था? क्या तुम फ्रीली राजी थे इस चीज़ के लिए? नहीं थे। तुम राजी कब हुए? जब तुमको प्रेशर दिया गया। अगर बिना किडनैप किए तुम राजी होते तो तुम फ्रीली थे। अभी तुम राजी कब हुए? जब तुम्हारे फैमिली मेम्बर को किडनैप किया गया। तो इसको बोलते हैं कोर्शन, मतलब जोर जबरदस्ती से राजी करना। तो अगर कोई भी जोर जबरदस्ती से राजी कर रहा है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्रीली होना चाहिए। कोई भी कांटेक्ट कर रहा है, फ्रीली कांटेक्ट कर रहा है, बिना कोई रोक टोक, बिना कोई जोर जबरदस्ती के वो कांटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है? लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? हम लोग जो कांटेक्ट कर रहे हैं उस कांटेक्ट का हमारा मेन मकसद क्या है? ठीक है, हम लोग दो लोग आपस में कांटेक्ट किए कि इस बंदे को मर्डर करना है। ठीक है, तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट, और मैंने उस मर्डर के लिए तुमको 10 लाख रुपीज़ का ऑफर किया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो तो एग्रीमेंट बन गया, वो कमर्शियल भी है, लेकिन क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट लीगल था? क्या मर्डर करना लीगली है? तो ये लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है तो उस कॉन्टैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या होता है? एग्जांपल लो, हम तुमको ऑफर दे रहे हैं कि हम अपना हाउस सेल करना चाहते हैं, क्या तुम खरीदोगे? तुम बोले हाँ सर खरीदेंगे। क्या ये ऑफर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें मैंने बताया नहीं कि कितने अमाउंट पे खरीदना है।
समझ में आ रहा है बात कि सर्टेनिटी नहीं है, कि अमाउंट हमको पता ही नहीं है कि कितने अमाउंट में खरीदना है, तो ये ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास 3 हाउसेस, ठीक है, एक दिल्ली, एक कोलकाता, एक मेरठ। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मैं अपना हाउस सेल करना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज़ में, क्या तुम खरीदोगे? ये मैंने ऑफर दिया, तुमने बोला यस सर मैं खरीदूंगा। है क्या इसमें सर्टेनिटी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास 3 हाउस है, मैंने ये मेंशन ही नहीं किया कि मुझे कौन सा हाउस सेल करना है, और तुमने ये बताया भी नहीं कि तुमको कौन सा हाउस परचेज करना है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि कोलकाता वाला हाउस सेल करूंगा और तुम सोच रहे हो कि मेरठ वाला हाउस खरीदूंगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बता रहे कि कॉन्टैक्ट जो होगा वो सर्टेन होना चाहिए, सारा कुछ पता होना चाहिए, पर्सन का नाम, कब कॉन्टैक्ट होगा, किससे हो रहा है, कितने अमाउंट पे होगा, अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लो कॉन्टैक्ट में हम लोग लिखे हैं अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़, अप्रॉक्स मतलब तकरीबन, कितना तकरीबन मतलब 10 लाख, कितना 10 लाख, 10 लाख के कितना तकरीबन, क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा वर्ड रहेगा जहाँ पे कुछ भी डाउट हो जाए या कुछ भी क्लियर ना हो, उसको हम लोग सर्टेनिटी पॉइंट में लाते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करना पॉसिबल होना चाहिए। हम लोग बहुत सारा ऐसा वादा करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, फिल्मी वादे, जैसे चांद को तोड़कर लाना। हम बोले हम तुम्हारे लिए चांद को तोड़कर लाएंगे, सामने से कोई बंदा बोल रहा है कि सर एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर रहे आपके बात, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हम लोग चांद को तोड़कर लेकर आ जाएं? नहीं। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं होगा। ये तो ऐसे बात हो गया। इसको हम लोग कमर्शियल वे में लाते हैं। मेरा टी का बागान है, चाय का बागान है, और मैं टी का सेलर हूँ, सेल करता हूँ। तुमने मुझको ऑर्डर दिया कि हम मुझको इतना टी लगेगा, सर आप मुझको डिलीवर कर दीजिए। मैंने एक्सेप्ट किया। अब हुआ कुछ ऐसा कि जिस जगह पे मेरा चाय का बागान था, बागीचा था, उस जगह पे फ्लड आ गया। फ्लड की वजह से सारा कुछ बहकर चला गया। तो क्या अब मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके दिखाऊं? मेरे लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, या मान एक और इसी में एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आज का डेट है, कल तुम हमको बोले सर इतना कि जी चाय आप हमको डिलीवर कर दीजिए। मैं बोला ठीक है कल मिल जाएगा। रातों रात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कल कर्फ्यू है। कर्फ्यू होने की वजह से क्या मैं उस ऑर्डर को कल दे पाऊंगा तुमको? नहीं दे पाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाऊँ? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे कंडीशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊँ तो मेरे ऊपर केस कर दो कि मैंने तो डिलीवर के लिए डेट बता चुका था, सर आप तो डिलीवर नहीं किए इसलिए मैंने केस कर दिया। तो वहाँ पे उस पोजीशन पे तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं वो डिलीवर कर पाऊँ। तो ऐसे कोई भी कंडीशन हो जाएगा जहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा परफॉर्मेंस करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता है। अगला टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट। देखो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही नल है, बेकार है, रद्द किया हुआ है। जैसे माइनर के साथ कांटेक्ट कर लेना, वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है ही नहीं। अनसॉन माइन के साथ कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट ही नहीं है। एलियनिमी के साथ कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट नहीं है। इंसैनिटी के साथ मतलब पागल के साथ कांटेक्ट कर लेना, एग्रीमेंट नहीं है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्रीमेंट वॉइड कहलाती हैं, जैसे रेस्ट्रेंट टू मैरिज, शादी से रोकना। अगर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को शादी से रोक रहा है तो वो ये कैसा एग्रीमेंट होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। रेस्ट्रेंट टू ट्रेड, रेस्ट्रेंट टू ट्रेड मतलब कोई भी पर्सन किसी पर्सन को ट्रेड करने से रोक रहा है, कोई भी बिजनेस करने से रोक रहा है, तो ऐसा एग्रीमेंट को हम लोग वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। उसके बाद है रेस्ट्रेंट ऑफ प्रोसीडिंग, किसी भी कार्रवाई को करने से रोकना। मतलब कोई किसी के अगेंस्ट केस कर रहा है और हम उसको रोक रहे, नहीं तुम ऐसा एग्रीमेंट कर लो, 50 लाख रुपये ले लो और उसके अगेंस्ट में केस मत करो। तो ये सारा एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। अनसर्टेन मीनिंग, जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है, जो हम लोग सर्टेनिटी में पढ़े, ऐसा जितना सारा एग्रीमेंट है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है वो वॉइड एग्रीमेंट है। लास्ट वन है वैगरिंग। वैगरिंग क्या होता है? देखो वैगरिंग बोलते हैं मतलब जुआ, सट्टा लगाना, बेट लगाना, शर्त लगाना, ये सारा वैगरिंग में आता है।
तो अगर हम तुमसे बेट लगा रहे हैं कि कल इंडिया जीतेगा, ठीक है, तुम बोले नहीं सर इंडिया हार जाएगा, ये बेट लगा हम लोग के बीच में 500-500 रुपये का। अब हम हार गए, इंडिया हार गया, हम भी हार गए। अब हम तुमको पैसा नहीं दे रहे, तुम मेरे अगेंस्ट में केस कर रहे हो कि सर तो बोले थे कि इंडिया अगर जीत गया तो हम पैसा देंगे, अगर इंडिया हार गया तो सर पैसा देंगे, लेकिन सर पैसा नहीं दे रहे। तो ये क्या बोला जाएगा, ये इस तरह का एग्रीमेंट कैसा होता है, वैगरिंग एग्रीमेंट। बेट लगाना, सट्टा खेलना, जुआ लगाना, ये सारा वैगरिंग एग्रीमेंट में आता है और ये सारा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। लास्ट है राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ परफेक्टली गुड कॉन्ट्रैक्ट। एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जो लिखित में है वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि कुछ केसेस में जहां पे जरूरत है राइटिंग का, रजिस्ट्रेशन का, वहां पे उसको करवाना चाहिए। मतलब जहां जिस एग्रीमेंट में हमको जरूरत है कि राइटिंग का, जिस एग्रीमेंट में जरूरत है रजिस्ट्रेशन का, वहां पे हमको करवाना है और जो भी तुम्हारा लीगल फॉर्मेलिटी है उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। ये था हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा, एक पार्टी ऑफर देगा और दूसरे पार्टी उसको एक्सेप्ट करेंगे तो बनेगा ये एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहा तो होगा कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस से बात पड़ा कि इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, मतलब हम लोग दोनों जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। थर्ड हम लोग पढ़े लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन मतलब किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ मिलना। तो किसी चीज़ के बदले अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो वो चीज़ लॉफुल होना चाहिए, ऐसा कोई चीज़ ना मिले जिसके लिए लॉ परमिशन नहीं देता है। फोर्थ वन हम लोग पढ़े कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कौन कौन से लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये पढ़ा कि कौन कौन से लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें माइनर आते हैं, अनसॉन माइंड आते हैं, अनसॉन माइंड का 3 टाइप पढ़े। उसके बाद आता है एलियन एनिमी, उसके बाद आता है बैंकरप्ट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन्स। नेक्स्ट वन पढ़े हम लोग फ्री कंसेंट, मतलब राजी होना। कोई भी कॉन्टैक्ट करने के लिए अगर राजी है तो वो कैसे राजी हो रहा है, फ्रीली राजी होना चाहिए। कोई भी जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया गया हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर जोर जबरदस्ती के साथ उसको राजी किया जा रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। नेक्स्ट वन हम लोग पढ़े लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। जो मेन ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए, अगर वो लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर मेन ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट वन हम लोग पढ़े सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जितना सारा बात लिखा हुआ है वो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। अगर सारा बात क्लियरली लिखा हुआ नहीं है मतलब सर्टेन नहीं है, अमाउंट मिसिंग है, अप्रॉक्स वर्ड यूज किया हुआ है अमाउंट में, नेम मिसिंग है, प्लेस मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग है तो वो सर्टेन नहीं है। और अगर सर्टेन नहीं है तो वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग पढ़े पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं कि वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस के लायक, मतलब उसको करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जिसको करना ही पॉसिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता है। क्लियर। और लास्ट में हम लोग पढ़े वॉइड एग्रीमेंट और राइटिंग रजिस्ट्रेशन। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होता है जो कि शुरू स्टार्टिंग से ही नल है, मतलब बेकार है, रद्द किया हुआ है, जिसको एग्रीमेंट माना ही नहीं गया। ऐसा कौन कौन सा है, मैरिज से रोकना, ट्रेस से रोकना, प्रोसीडिंग करने से रोकना, या अनसर्टेन मीनिंग हो जाए, या तो फिर वैगरिंग जुआ सट्टा खेलना, या शर्त लगाना। और लास्ट था राइटिंग रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। बिना राइटिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, लेकिन जहां जहां पे जरूरत है वहां पे आपको राइटिंग या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है। सबसे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन में कॉन्ट्रैक्ट का 3 टाइप दिया हुआ है। इसके अलावा भी एक टाइप होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस वे में जाहिर किया जाए
उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को बता दिया जाए ओरली या रिटन वे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बता देना सब कुछ, वो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो सारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड वन है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बताया कुछ नहीं जाता, ठीक है, आपके एक्ट के हिसाब से आपके ऊपर लागू हो जाता है जो चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा। हम लोग टैक्सी स्टैंड में खड़े हैं, टैक्सी को हाथ दिखा के रोके, उसके बाद टैक्सी को रुकने के बाद टैक्सी वाला रुका, उसमें हम लोग बैठे, बैठ के डेस्टिनेशन मान लेते हम लोग धर्मतल्ला गए, धर्मतल्ला जाके वहाँ पे उतर गए। अब हम लोग को टैक्सी वाला बोल रहा है कि सर फेयर दीजिए, मान लो 200 फेयर हुआ। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि आप तो बैठते वक्त नहीं बताए थे कि हमको फेयर देना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी टैक्सी वाला बैठते वक्त बताता है कि आपको फेयर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे एक्ट की वजह से अगर हम टैक्सी वाला को रोक कर बैठा रहे हैं तो ये मेरे ऊपर लागू हो जाता है कि हमको टैक्सी का फेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक्ट इंसान जब करता है और उसके ऊपर कोई चीज़ लागू हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट समझो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मशीन के साथ होता है। जैसे एटीएम में हम लोग जब पैसा निकालने जाते हैं तो जितना अमाउंट हम लोग इंटर करेंगे एटीएम मशीन से उतना ही अमाउंट बाहर आएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पर्सन और मशीन्स के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट वन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। मतलब सर इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर ए कहीं फॉरेन जा रहा है, मिस्टर ए की एक फैमिली है, वो फॉरेन टूर पे जा रही है। अब फॉरेन टूर पे वो जा रही है, मिस्टर ए का बहुत ही अच्छा दोस्त है मिस्टर बी। मिस्टर ए जब जा रहा है तो वो मिस्टर बी को बोल के जा रहा है कि मेरे फैमिली का सारा ध्यान आपको रखना है, इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा आप कीजिएगा, मैं जब फॉरेन से रिटर्न आऊँगा तो आपको रिमिट कर दूंगा। क्लियर। मिस्टर ए फॉरेन चला गया, उसके बाद मिस्टर बी क्या किया, उसका फैमिली का सारा खर्चा उठाया 1 साल तक। 1 साल के बाद मिस्टर ए रिटर्न आया और मिस्टर बी को जितना सारा खर्च हुआ था वो उसको रिमिट किया। तो इस केस में मिस्टर बी जो है जितना खर्च किया किसके लिए किया, मिस्टर ए के लिए किया। तो अगर मिस्टर ए के ऊपर अब क्या लागू हो जाता है कि जो भी खर्च मिस्टर बी किया वो उसको वापस करना है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी और के बेनिफिट के लिए किया जाए और बाद में आपको रिमिट मिल जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए। मान लो हम लोग एक मोबाइल खरीदे, मोबाइल खरीद कर हम लोग किसी दूसरे शॉप पे गए कुछ और सामान खरीदने के लिए, वहाँ पे मोबाइल को रखें और भूल कर जो सामान उससे लेना था वो लेकर घर आ गए। घर आ गए हम लोग, घर हम लोग का बहुत दूर था। वो दुकानदार क्या देखा कि मेरा मोबाइल छूट गया है, तो फिर वो दुकानदार अपने खर्च से मोबाइल लेकर मेरे घर तक आता है और मुझको मोबाइल देता है। इस केस में क्या मेरा और दुकानदार के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन जब वो अपने एक्सपेंस से मेरे घर तक आया मेरे काम के लिए, तो मेरे ऊपर ये लागू हो जाता है कि मैं उसको जितना भी खर्च उसका हुआ है, जितना भी एक्सपेंस हुआ है, वो उसको लिमिट करूँ, वापस दे दूँ। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड किसको बोलते हैं? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर चुका हो। जैसे मान लो एक सेल या परचेज ट्रांजेक्शन है, मैं सेल कर रहा हूँ आपको एक फ़ोन, तो मैंने अब वो फ़ोन का डिलीवरी कर दिया, आपने उस फ़ोन का प्राइस का पेमेंट कर दिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारा कुछ हो चुका है। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें
एक पार्टी का ऑब्लिगेशन कम से कम बाकी है या दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन बाकी है। मतलब कि फ़ोन मैं दे रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मैंने फ़ोन का डिलीवरी भी नहीं किया और आपने पेमेंट भी नहीं किया, सिर्फ कॉन्टैक्ट हुआ कि मुझको ये फ़ोन चाहिए, आप हम बोले ठीक है हम देंगे, लेकिन ना ही पेमेंट हुआ ना ही फ़ोन का डिलीवरी हुआ। या तो फिर फ़ोन का डिलीवरी मैंने कर दिया, पेमेंट अभी तक मुझको नहीं मिला है, तो ये भी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। या तो फिर पेमेंट मुझको मिल गया है और फ़ोन का डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब एग्जीक्यूटिव का भी दो पार्ट है जो हम लोग पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशंस अभी तक बाकी हैं। मतलब सेलर ने अभी तक गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया, बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल मतलब सिंगल, मतलब या तो सेलर ने गुड्स का डिलीवरी दे दिया है और बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया, या तो सेलर ने गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया और बायर ने पेमेंट कर दिया, एक सिंगल इंसान का, सिंगल पार्टी का ऑब्लिगेशन बाकी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है लीगलिटी और वैलिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। वॉइड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही बेकार था, रद्द था, जिसको नहीं माना गया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही बेकार था, रद्द था, नहीं माना गया था, नल था, उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना, एलियन एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट करना, अनसाउंड से कॉन्ट्रैक्ट करना। वॉइडेबल क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड भी हो सकता है एक पार्टी के नज़रिए से और सेकेंड पार्टी के नज़रिए से वो वॉइड भी हो सकता है। जैसे मान लो जो एग्जांपल हम दिए थे फ्री कंसेंट में कि हम तुम्हारे फैमिली मेम्बर से किसी को किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करने के बाद तुमको बोलते हैं अब सेल करो और तुम सेल कर रहे हो, तो क्या तुम फ्री कंसेंट हो? नहीं हो, तुम फ्री होकर राज़ी नहीं थे, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब दो केस है तुम्हारे पास, दो सिचुएशन है जो तुमको ऑप्ट करना है। एक तो ये कि या तो तुम चुपचाप रह जाओ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड हो गया, ठीक है। या तो तुम्हारे दिमाग में ये आया कि हम तो लॉ पढ़े हैं, लॉ में ऐसा बोला गया है कि कंसेंट अगर फ्री नहीं हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, तो हम केस करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर देते हैं, मेरा सामान को वापस मिल जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, तुम केस कर रहे हो, केस किए तुम, अब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, वॉइड है या वॉइड नहीं है, ठीक है। तो ये तो कोर्ट का काम है। तो जब तक वो केस चल रहा है तब तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी नहीं बोल सकते, वैलिड भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वॉइड हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर में वॉइड हो सकता हो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो उस एग्जाम्पल में मेरे तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, तुम्हारे पर क्वेश्चन हुआ, जोर जबरदस्ती हुआ, तो तुम्हारे हिसाब से वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर में वॉइड हो सकता है। नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इलीगल चीज़ों के का डीलिंग हो रहा है या कंसेशन इलीगल मिल रहा है, इलीगल कोई चीज़ कंसेशन में मिल रही है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे एग्जांपल, बिहार में शराब बैंड है, तो बिहार में शराब का डीलिंग करना इलीगल है, तो बिहार में हम शराब बेच रहे हैं वो भी इलीगल है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ड्रग्स बेचना इलीगल है, बिना लाइसेंस के हथियार बेचना इलीगल है, तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिफिनेशन में पढ़े कि एक एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स करता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर लॉ उसको इन्फोर्स ना करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो ऐसा सारा एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं करता है वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, एजेंशियल एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक बार और रिवाइज करते हैं। जिन जिन लोगों ने इससे पहले वाला क्लास नहीं किया था वो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, तभी आपको एजेंशियल एलिमेंट समझ में आएगा। एजेंशियल एलिमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स
पहला था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी सेकेंड पार्टी को सारा कुछ एक्सप्रेस कर दे ऑफर में और सेकेंड पार्टी भी एक्सेप्टेंस का एक्सप्रेशन दे, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था टैक्सी वाला, कि टैक्सी वाला को हम हाथ दिखा के रोके, उसमें बैठ के धर्मतल्ला तक गए, उतर के 200 रुपया फेयर हुआ, हम बोल रहे हैं कि आपने चढ़ते वक्त तो नहीं बोला था कि फेयर देना पड़ेगा। तो ऐसा चीज़ जो मेरे एक्ट की वजह से मेरे ऊपर लागू हो जाता है, वो टैक्सी को रोक कर बैठ कर जाने की वजह से मेरे ऊपर लागू हो गया कि मैं उसका फेयर दूँ, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़े थे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन टू मशीन के बीच होता है, जैसे एटीएम से जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी पैसा निकालते हैं, जितना अमाउंट इंटर करेंगे उतना ही वो निकलेगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है। जो हम एग्जांपल दिए थे कि हम लोग फ़ोन खरीदे, फ़ोन खरीद के दूसरे शॉप पे गए, वहाँ पे फ़ोन को छोड़कर घर आ गए, अब वो शॉप वाला अपने एक्सपेंस से मेरे घर तक आया और मुझको फ़ोन दिया, तो मेरे ऊपर ये लागू हो जाता है कि मैं उसका जो भी खर्च लगा है फ़ोन लाने में, मैं उसको रिमिट करूँ। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े टाइम ऑफ परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर भी अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दे, डिलीवरी कर दे गुड्स का, बायर भी अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दे, पेमेंट कर दे गुड्स का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में उसका पूरा ऑपोजिट है, या तो सेलर गुड्स का डिलीवरी नहीं किया, या तो बायर गुड्स का पेमेंट नहीं दिया, या दोनों ही ने नहीं किया, तो ऐसे केस में इसको क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट काम होना बाकी है। एग्जीक्यूटिव का दो पार्ट है जो हम लोग पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल मतलब दोनों ने, सेलर और बायर दोनों ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, सेलर ने गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया, बायर ने गुड्स का पेमेंट नहीं दिया, तो इस केस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ने गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया हो, बायर ने पेमेंट कर दिया हो, या तो बायर ने पेमेंट नहीं किया हो, सेलर ने गुड्स का डिलीवरी दे दिया हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा लीगलिटी और वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरू से नल है, बेकार है, रद्द किया हुआ है, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना, एलियन से कॉन्ट्रैक्ट करना, अनसॉल्ड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, इंसॉल्वेंट से कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी को शादी से रोकना, किसी को ट्रेड से रोकना, प्रोसीडिंग से रोकना, क्लियर हो रहा है, या तो वैगरिंग करना, ऐसा सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के हिसाब से वैलिड है और सेकेंड पार्टी के हिसाब से वॉइड है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि तुम्हारे फैमिली मेंबर को हम किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करके तुमको हम रेडी कर लिए सेल के लिए, तुम सेल कर दिया, तो अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन उस वक्त, या तो तुम चुप हो जाओ, चुप अगर हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर तुम लॉ जानते हो, तुम सोच रहे हो कि फ्री कंसेंट तो मेरा था नहीं, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि तुम मेरे ऊपर केस करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोला जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में वॉइड हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करने के लिए लॉ परमिशन नहीं दे रहा है, उसको बोला जाता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ इन्फोर्स ही नहीं कर पाता हो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या नॉन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये था हमारा क्लास का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का डिफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, कितने तरह के ऑफर होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेंस क्या होता है और क्या रूल है एक्सेप्टेंस का, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर का कम्युनिकेशन कैसा होगा, एक्सेप्ट अगर हमको करना है तो उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा। पहले के टाइम में क्या होता था, जब ये एक्ट बना 1872 में, उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंसान को किसी दूर जगह कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, तो वो क्या करता था, चिट्ठी लिखा करता था। तो चिट्ठी जब लिखा करता था तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, चिट्ठी तो एक दिन में पहुँचने वाली है नहीं, 4 दिन 5 दिन में पहुँचेगा, तो जब 4 दिन में 5 दिन में पहुँचेगा तो 4-5 दिन में इंसान का मन चेंज हो सकता है, तो वो ऑफ़र देने के बाद वो क्या कर सकता है, क्या वो ऑफ़र को कैंसिल कर सकता है, या हम एक्सेप्ट करने के बाद हमको मन कर रहा है कि नहीं हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या वो रिवोक कर सकता है। ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे ऑफ़र कम्युनिकेट होगा, एक्सेप्टेंस कैसे होगा टेलीफोन के ज़रिए,
रिवोकेशन कैसे होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, ये सारा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यही तक रखते हैं। थैंक यू। और जो लोग नए आए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर करें।